गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कृतिका पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें और ये पाठ जो लिखा है इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग ने लिखा है। तो सबसे पहले हम इस पाठ की समरी के बारे में स्टार्टिंग में जान लेते हैं कि क्या है प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण होते हैं यादें, जो कुछ हमारे जीवन की घटित घटनाएं हैं उन्हें लिख देना। इस पाठ के माध्यम से हिंदी की सुपरिचित कथा लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने सगे संबंधियों के जीवन और उनकी कार्यशैली का वर्णन करते हुए जीवन की तमाम विशिष्ट घटनाओं और ऊहापोह को जन सामान्य के अनुभव क्षेत्र की वस्तु बनाकर प्रस्तुत किया गया। इस पाठ में मृदुला गर्ग जी ने अपने सगे संबंधियों की जीवन शैली और कार्यों का वर्णन किया है। प्रस्तुत महिला और नारी जीवन इर्द गिर्द घूमती इस पाठ की केंद्रीय संवेदना आज की नारी की प्रगतिशीलता और आज से पहले स्त्री समाज की पारंपरिकता का मिश्रित रूप प्रस्तुत करती है। आज की स्त्रियों की क्या दशा है और जो अब से पहले की जो स्त्रियां थी उनकी क्या स्थिति थी, दोनों का मिला जुला रूप इस पाठ में हम पढ़ेंगे। पाठ के एक मुख्य भाग के अनुसार मृत्यु को निकट जानकर वह लेखिका की मां की शादी को सोचकर मुंह जोड़ हो उठी और वह अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलकर कहा कि उनकी बेटी का वर वे स्वयं तय करें जो आजादी के सिपाही हो। इसे लेखिका को उनके आजादी के जुनून और आजाद ख्याली का पता चलता है। इस पाठ में बताया गया बच्चों, जो लेखिका की नानी थी, लेखिका की नानी बेहद ही सीधी साधी और साधारण औरत थी, लेकिन जब वे बीमार हो जाती हैं तो उनकी बेटी जो होती है, लेखिका की जो माँ होती है, उसकी शादी की तैयारी चाहती है कि भाई मेरे सामने इस बच्ची की शादी हो जाए। तो वे अपने पति को बुलाती हैं और वो कहती हैं कि मैं आज प्यारेलाल जी से बात करूंगी खुद, जबकि वो पर्दा करती थी प्यारेलाल जी से, और मैं उनसे ही कहूंगी जो मेरी बेटी की शादी की जिम्मेदारी होगी फर ढूंढने की, मैं वो प्यारेलाल जी को दूंगी। इस चैप्टर में आगे देखो बच्चों क्या हुआ। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। लेखिका ने कहा कि जो मेरी नानी थी उनकी मृत्यु जो है मेरी माँ की शादी होने से पहले ही हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। लेखिका ने कहा कि अगर हमारी नानी होती तो हम उनसे कहानियां सुनते, पर वे तो हमारी माँ की शादी से पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, तो इसलिए हम तीनों बहनों ने अपनी कहानियां खुद लिखनी शुरू कर दी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। लेखिका ने कहा कि नानी की कहानी हमने भले ही न सुनी हो, नानी से हमने भले ही कहानी ना सुनी हो, बेशक हमने नानी से कहानी नहीं सुनी, लेकिन नानी की कहानी तो सुनी, नानी की बातों का तो हमें पता चला और उनका जो वास्तविक अर्थ था वो हमें बहुत बाद में समझ आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। अब इन्होंने अपनी नानी को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर कि मेरी नानी जो थी वह एक साधारण स्त्री थी, वो पर्दा करने वाली थी और वे अनपढ़ थी, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। विलायत कहते हैं विदेश को और बैरिस्ट्री वकालत। उन्होंने कहा कि मेरे जो नाना जी थे वे शादी के तुरंत बाद ही वकालत करने के लिए विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। बसर करना होता है बेटा जीना। तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद ना पसंद का इजहार पति पर कभी किया। इजहार करना मतलब बताना। उन्होंने कहा कि जब मेरे नाना जी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़कर डिग्री लेकर आए तो नाना जी की जो जीवन शैली थी वो बिल्कुल बदल चुकी थी, क्योंकि भाई वो वकालत करके आए थे और विदेश में रह के आए थे, तो उन्होंने विदेशी जीवन शैली को
अपना लिया था। लेकिन इन सब चीजों का लेखिका की नानी पर कोई असर नहीं हुआ। उनका रहन सहन जैसे पहले था वैसे ही आज भी था। उन्होंने अपनी किसी इच्छा को, अपनी किसी लालसा को ना तो नाना जी के ऊपर थोपा था और ना उन पर इस चीज का कोई फर्क दिखा। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र में इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर होना, ज्यादा बोलने वाली होना, बहुत बोलने वाली, हाँ। पर एक बार ऐसा हुआ, वो इतनी साधारण स्त्री थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया नानी जी के जीवन में कि जब नानी जी मौत के करीब थी, बीमार होंगी वो शायद, इसीलिए तो मौत के करीब बताया गया उन्हें। तो उनकी एक बेटी थी जो लेखिका की माँ है। उनकी उम्र उस समय बच्चों 15 वर्ष की थी। तो नानी चाहती थी कि अब इस बच्ची की शादी हो जाए और वो इस बात को सोच सोचकर बहुत डर गई थी। क्यों? क्योंकि नानी को डर था कि कहीं उनके नाना जी अपने जैसा कोई बैरिस्ट्री करा हुआ बंदा उसके लिए ना ढूंढ दे। नाना से उन्होंने कहा कि पर्दे का लिहाज छोड़कर, लिहाज शर्म, उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नानी जो हैं वो उनके मित्र हैं एक नाना जी के प्यारेलाल जी, उनसे पर्दा करती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आज पर्दे की शर्म को छोड़कर प्यारेलाल जी से खुद बात करूंगी, अपने आप बात करूंगी। सब दंग रह गए। दंग रह जाना, हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। जिस पर्दा नसी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में वह अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। अब सब लोग इस बात को सोचकर बड़े हैरान थे, बड़े परेशान थे कि ये इतनी मतलब शर्म करने वाली है, पर्दा करने वाली है, ये कभी अपने पति से भी कोई बात नहीं कहती, तो ये उस पराये मर्द से, दूसरे मर्द से क्या बात करेगी। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। लाज रखना, इज्जत रखना। पर नाना जी ने उस समय इन सब बातों को इग्नोर कर दिया, एक तरफ रखा और नानी जी के सवाल जवाब के वक्त बर्बाद करने की बजाय उन्होंने नानी जी से कोई सवाल जवाब नहीं किया, कोई बात इस विषय में ऐसी कोई बात ना कही कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों बात करोगी, फालतू कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सीधा कहा, फौरन जाकर अपने दोस्त को निवाला, तुरंत अपने फ्रेंड को जो प्यारेलाल जी थे उन्हें बुला लिया और बीवी के में पेश कर दिया। उन्हें अपनी पत्नी के सामने ले आए। नाना जी मतलब उन प्यारेलाल जी को हमारे नानी के सामने ले आए, ऐसा लेखिका कहना चाह रही है। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज है। हैरत अंगेज का अर्थ है बच्चों आश्चर्यचकित कर देने वाला, हैरान कर देने वाला। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। वर कहते हैं दूल्हे को। मेरे पति तो साहब हैं। साहब क्यों कहा उन्होंने अपने पति को? क्योंकि उनके पति विदेश से पढ़ के आए थे, वकालत विदेश से करके आए थे और विदेशी ख्यालों के ही थे। और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावदार से हो। उन्होंने कहा कि मेरे पति साहब हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा ही कोई साहब मेरी बेटी को भी मिले। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। नानी ने कहा कि मेरी बेटी का जो वर हो वह आपकी तरह आजादी का सिपाही होना चाहिए। कौन कह सकता है कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर। बेखबर होना होता है बच्चों जिसके कुछ पता ही ना हो कि क्या मतलब हमारी अधिकार हैं, क्या हमारे ड्यूटीज है। नानी मतलब इतनी साधारण थी कि उनकी नानी को इन चीजों का कुछ पता नहीं था। उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा, बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में ही काफी आजाद ख्याल की रही होंगी। लेखिका ने कहा कि जब नानी के मन में ऐसा स्वतंत्रता का विचार आया तो मुझे ऐसा लगा कि नानी अपने पर्सनल जीवन में स्वतंत्र विचारों की रही होंगी। ख्याल होते हैं बच्चों, विचार। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया। दखल नहीं देना, किसी तरह से डिस्टर्ब करना, उसमें समझदार साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें पता है कि हमारी नानी ने कभी नाना जी के जीवन में किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं किया, उनकी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं की,
लेकिन उन्होंने अपने जीवन में भी किसी की दखलंदाजी को पसंद नहीं किया और अपने जीवन को अपने ढंग से जरूर जिया। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाह कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने की असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही होती है। बेटे, जीवन में हर इंसान चाहता है कि उसे लिबर्टी मिले, वह अपने जीवन को अपने ढंग से जिए, और यही वास्तव में जीवन भी है। कि यदि हम पे हमारे ऊपर कोई अपनी इच्छाओं को लाद रहा है तो हम कोई पशु थोड़े कि किसी का अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। भाई, हमारे भी अपने विचार हैं, हमारा अपना जीवन है, तो हमें अपने जीवन को अपने ढंग से जीने की स्वतंत्रता जरूर होनी चाहिए। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईएएस के इम्तिहान में बैठने नहीं दिया गया। अब लेखिका ने बताया कि जो मेरी माँ थी, उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो गई जिन्हें आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के कारण आईएएस के पेपर में बैठने नहीं दिया गया था। इम्तिहान, एग्जाम पेपर में या परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला नहीं था। पुश्तैनी होता है जो हमारे पूर्वजों का पैसा धेला होता है। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने लगी। अब जो हमारी माँ थी, जो लेखिका की माँ थी, लेखिका ने कहा जो हमारी माँ थी वह अपनी माँ की वजह से, भाई माँ के संस्कार थे उनकी के, तो उन्होंने, जब हमारे पिताजी के पास पैसा धेला नहीं था तो उन्होंने अपने जीवन को, सादे जीवन को अपना लिया। जीवन सादा, कैसा गांधी जी के ही थे ना ये सिद्धांत, सादा जीवन उच्च विचार। इसलिए लेखिका ने कहा कि इसी चक्कर में पड़कर हमारी माँ ने अपने सादे जीवन को अपना लिया और जो उनके ख्याल थे, ख्याल विचार होते हैं, उन्हें ऊंचा रखा हमेशा ही। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। पहले बच्चों ऐसी रेशमी साड़ियाँ तो थी नहीं, जो महिलाएं थी वह खादी की साड़ियाँ पहनती थी, खादी की धोती पहनती थी, और वो धोती जो थी वो भारी होती थी। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी माँ जब वो साड़ी पहनती थी ना खादी वाली, तो उससे उनकी कमर में दर्द हो जाता था। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी। अब साड़ी पहनने की प्रैक्टिस तो उन्हें थी नहीं, तो वह उसे रात को पहनने का कोशिश। अब बच्चों, पहले तो लेखिका ने अपनी नानी का व्यक्तित्व बताया और अपने नाना का व्यक्तित्व बताया। अब उन्होंने अपनी माँ का व्यक्तित्व बताया और अपने पिता का व्यक्तित्व बताया कि मेरे पिता जो थे वो कैसे थे और मेरी माँ कैसी थी। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टाक दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। अब जो उनकी दादी हैं लेखिका की, वे उनकी माँ के बारे में बता रही हैं कि इतनी नाजुक थी लेखिका की माँ, जो थी सुंदर भी थी और बहुत नाजुक थी भी। तो उनके बारे में जो उनकी दादी थी वो कहती थी कि हमारी बहू ऐसी है कि उसे कोई हाथ ना लगाए, कोई कुछ कहे ना उसे, बस बहुत ही नाजुक है और इसे कोई कुछ ना कहे और इसे बिल्कुल फ्री छोड़ दे। बस यही एक कमी थी कि उन्हें कोई छीके पे से उतारने की जरूरत महसूस नहीं करता था। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। अब उन्हें कोई घर में कुछ नहीं कहता था। क्यों नहीं कहता था? इसके दो रीजन थे बच्चों, दो कारण थे। पहला यही कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। अब साहब शब्द का जो प्रयोग किया जाता था ये अंग्रेजों के लिए किया गया है। तो उन्होंने कहा कि इसका पहला कारण तो ये था कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह, हिंदुस्तान के सभी लोगों की, बासिंदे होते हैं रहने वाले, भारत में रहने वाले लोगों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासी अभिभूत थे। मतलब अभिभूत होना बच्चों, प्रभावित होना, अंग्रेजों के अच्छे प्रभाव में थे। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। इसका जिक्र स्टार्टिंग में किया गया था कि उनके नाना जो थे वो वकील थे और विलायत से पढ़ के आए थे और उनका रहन सहन जो था बिल्कुल अंग्रेजों जैसा था। बस जात से वे हिंदुस्तानी से, बस एक ही बात की कमी थी कि उनका जन्म जो था वह भारत में हुआ। बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में वे अंग्रेज थे। बाकी हर तरह से वो जो देखने में, हर जो उनका रहने सहने का तरीका था वो सब अंग्रेजों जैसा था। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे।
ये बात बच्चों हमें भी पता है कि भाई जो हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे, भाई गांधी जी थे, नेहरू थे, और ये अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे, उनकी बड़ाई करते थे। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, अब उसमें चाहे गांधी जी आ जाए या नेहरू आ जाए या हमारे दादा पिताजी के घर वाले आ जाएं, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके सहाबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। अब बच्चों इसमें बताया गया कि एक आन बान शान वाले, किसका जिक्र आया, लेखिका के नाना जी का, कि एक आन बान वाले साहब ने अपनी नाजुक सी लड़की उनके पिता को दे दी। मतलब जो पिता थे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला था, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला जो भी व्यक्ति होगा वह सिर फिरा होगा भैया। उससे रोमांचक क्या और कोई परिकथा होती, नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी। रजामंदी होती है हाँ कर देना। अब नानी की तो ये इच्छा थी भाई, आखिरी इच्छा थी, तो आखिरी इच्छा व्यक्ति की पूछी जाती है। अगर किसी को फांसी भी दी जाती है बच्चों, तब भी उसके मरने से पहले आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो नानी की ये आखिरी इच्छा थी सनक भरी, इसे पूरा करना था, और नाना की रजामंदी। बेरोचक रोमांचक उपकथाएं थी। अब नाना ने इसको, नानी की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी हाँ कर दी थी, जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। तिलिस्म होता है जादू, जिसने कहानी के जादू को और भी अधिक गहरा कर दिया। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरत, नाजुक, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। परिजात मतलब परियों जैसी लगती थी। अब नानी की सुंदरता का यहाँ पर जिक्र किया, लेखिका की माँ की सुंदरता का जिक्र किया गया कि जो नानी लेखिका की जो माँ थी वह बहुत सुंदर थी और बिल्कुल जादुई गुड़िया की तरह वे दिखाई देती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। अब लेखिका ने कहा कि जो हमारी माँ थी उनसे कोई घर का ज़्यादा भारी काम करवाने की कोशिश नहीं करता था और ना कोई इस विषय में सोचता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी, पर ऐसा नहीं था कि घर में यदि कोई कार्य होता था तो उनकी ज़बानी राय मतलब उनकी हाँ होना जरूरी था, और पत्थर की लकीर की तरह। और जो मेरी माँ कह देती थी, लेखिका ने कहा कि जो भी हमारी माँ कहती थी वह पूरी तरह घर में मान्य था और उसे निभाया भी जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। अर्थात किसी को घर में, पूरे परिवार में किसी को भी लेखिका की माँ से कुछ कहने की या कोई काम करवाने की हिम्मत नहीं थी। आज इतना ही बेटे।